हमारे जो सबसे बड़े नेता थे महात्मा गांधी जी, आज उनकी हत्या की गई थी। हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो नफरत के खिलाफ खड़े थे, भाईचारे के लिए लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जोड़ने का काम कर रहे थे, दलितों की रक्षा कर रहे थे। इसीलिए उनकी छाती में 3 गोली मारी गई। और किसने मारी? वही लोग जिनकी विचारधारा आज हिंदुस्तान को चला रही है। तो यह पुरानी लड़ाई है, और यह लड़ाई दो विचारधाराओं, दो सोच के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आरएसएस है। आप जानते हो, देश के सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, नहीं कर सकती। मेरा इंटरोगेशन हुआ 55 घंटे, 32 केस लगा रखे हैं। मैं नहीं डरता उनसे, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं कहीं नहीं भागा था, मैं दौड़ के नहीं निकला। मैंने कहा भैया गिरफ्तार करना, पकड़ो मुझे, ले जाओ अंदर। मैं नहीं डरता तुम लोगों से। मेरा घर उठा के छीन लिया, मेरा घर उठा के छीन लिया। सरकारी घर जो था, मेरा घर छीन लिया। मैंने उनको चाबी दी और मैंने उन्हें कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले उठा के ले, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यह सच्चाई है भाइयों और बहनों। पिछले चुनाव में, लोकसभा में, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोगों ने 400 पार की बात की और कहा कि अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके नेता ने, मोहन भगवत जी ने कुछ ही दिन पहले कहा कि आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, आजादी मोदी जी लाए हैं। इसका मतलब ये हिंदुस्तान के संविधान को मानते ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यही लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर आपको ये संविधान दिया। इसमें साफ लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है, और सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए। सब लोगों को प्यार से रहना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। मोदी जी नफरत क्यों फैलाते हैं? नफरत इसलिए फैलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि देश की जनता एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से नफरत करे, बढ़ जाए और कमजोर हो। और जब जनता बढ़ जाती है, ध्यान उबर जाता है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी आपका धन अदानी और अंबानी जैसे लोगों को देते हैं। लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करवाते हैं, लोगों को डराते हैं। और हमने साफ कहा है, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, जहां भी ये हिंसा फैलाएंगे, हम वहां मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इंदिरा गांधी जी के टाइम फुल कॉन्फिडेंस मेंटेन थी। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, ये सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जी लड़ जाएंगी, मर जाएंगी उनके लिए। और मैं कुछ दिन पहले एम्स का वहां फ्लाईओवर के नीचे गया, रात के टाइम गया था।
वहां कौन बैठे थे? वहां कौन बैठे थे? दलित, पिछड़े, आदिवासी, सब वहां बैठे हुए थे। मनरेगा की लाइन में जाके देखो, दलित, पिछड़े, आदिवासी वहां मिलेंगे आपको। मगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में, एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, मैं ये कह सकता हूं कि हां 2-3% लोगों को बैठा देते हैं, मगर पावर किसी को नहीं देते। कॉर्पोरेट इंडिया की बात करते हैं। आप लोग जीएसटी देते हो, आप जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी अदानी देता है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं जैकेट पहना हूं, अगर यही जैकेट अदानी खरीदता तो जितनी जीएसटी आपने दी उतनी वही देता। आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, और मुझे बता दो उसमें दलित कौन है। 15% आपकी आबादी है। 200 में से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट, 3 तो होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, एक भी नहीं है, 0, -0, कोई है ही नहीं। मैनेजमेंट टीम की बात करो, वहां नहीं मिलेंगे आपको। प्राइवेट अस्पतालों को देखो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेंगे। पिछड़े नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे, माइनॉरिटी नहीं मिलेंगे, अति पिछड़ा नहीं मिलेगा। तो जहां भी देखो, जहां भी आप देखो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखो, किसी भी संस्था में देखो, आपको नहीं मिलेंगे। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब केजरीवाल जी आए, शुरुआत में ही मैंने इनको थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया। ये जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही ये है। ठीक है, ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो हो सकता है। आप मुझे बताओ, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं आप, यहां दलित इन्फ्लुएंसर्स हो, आप मुझे नाम बताओ। टॉक शोज होते हैं, मैं तो देखता भी नहीं हूं, टॉक शोज होते हैं, आप मुझे एंकर्स में एक दलित नाम बता दो। एक दलित, एक मुसलमान, एक पिछड़े वर्ग का, एक आदिवासी एंकर मुझे बता दो। 0। उनकी बातचीत चल रही है, पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है उनका, बट 90% में से कोई है ही नहीं उसमें। आपका कल्चर, आपके जीने का तरीका, आपके आइडियाज, आप बोल रहे हो कि आपने राहुल गांधी का नाम लिया, फिर उसके बाद आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक लड़का काम करता है, मेरे पास आया, उसने कहा देखिए आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसने देश का माहौल बदल दिया। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई बताओ एक बात, अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेला चल देता अकेला, तो माहौल बदल जाता क्या? तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला और मैंने माहौल बदला? मैंने माहौल नहीं बदला, माहौल लाखों लोग जो चले थे उन्होंने बदला है। मेरा काम सिर्फ सुनने का है, चुप रहकर सुनने का है। आप अंबेडकर जी की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उनके जो आइडियाज थे, जो विचार थे, वो कहां से आए?
क्या वो उनके दिमाग से आए? जनता से आए, आपसे आए। तो विचार किसके थे? विचार दलित समाज के थे, विचार पिछड़ा समाज के थे, आपके विचार थे। उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया, वो आपकी आवाज बने। मगर आपके बिना ना अंबेडकर जी में, ना मुझ में, ना महात्मा गांधी जी में, ना किसी में शक्ति कुछ नहीं है हमारे में। पावर आप में है, हिस्ट्री आप में है, समझ आप में है, ट्रेडिशन आप में है। आपसे बात किए बिना मैं कभी आपकी जिंदगी को समझ सकता हूं क्या? कैसे? अगर मैं आपसे बात, अगर हिंदुस्तान के दलित नहीं बोलते तो लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं होता। शुरुआत में एक कहानी से करना चाहता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी। ये जो अमेरिकन बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुना आपने? इनमें अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो एक एग्जाम होता है, SAT, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। नाम सुना आपने इसका? और मतलब पूरी दुनिया SAT करना चाहती है क्योंकि उससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुलते हैं। जब ये SAT एग्जाम बनाया गया पहली बार अमेरिका में, तो एक अजीब सी चीज हुई। जब ये एग्जाम दिया जा रहा था, जो गोरे स्टूडेंट्स थे उनका परफॉर्मेंस अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा था। और मतलब हर साल एग्जाम होता था, गोरे जो स्टूडेंट्स थे वो टॉप स्कोरर्स होते थे, और अफ्रीकन अमेरिकन जो स्टूडेंट्स थे और जो स्पेनिश स्पीकर्स थे वो सेकंड टियर, थर्ड टियर पे रहते थे। पहले लोगों ने कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये कम होशियार है, इनको मतलब समझ नहीं आ रही। और ये चला, मीडिया में आया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं, जो गोरे लोग हैं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और फिर एक प्रोफेसर था, शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चन बैंक था, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिया। मतलब जो क्वेश्चन पेपर लिखा गया SAT का, वो अफ्रीकन अमेरिकन वालों से उसने लिखवा दिया। आपको पता है क्या हुआ? सारे गोरे फेल हो गए। ये जहांगीरपुरी वो जहांगीरपुरी है जिसको माननीय राहुल गांधी जी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये बसाने का काम किया था। ये वो रीसेटलमेंट कॉलोनी है जिसमें माननीय इंदिरा गांधी जी कीचड़ हुआ करता था, यहां पर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी दुख और दर्द जानने के लिए माननीय इंदिरा गांधी जी इस जहांगीरपुरी में आकर लोगों का दुख और दर्द जानने का काम किया। ये वही जहांगीरपुरी जो कांग्रेस की बसाई हुई एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर देश के विभिन्न कोनों से, चाहे वो तमिलनाडु है,
चाहे वो केरला है, चाहे बिहार है, बंगाल है, राजस्थान है, यूपी है या पंजाब है, सभी को अपने में समाहित करने का काम बादली विधानसभा में जहांगीरपुरी और हमारे बादली विधानसभा में ने किया है। ऐसा ये विधानसभा, जिसको अगर मैं कहूं कि ये मिनी भारत के रूप में हम जाने और इसको जानते और पहचानते हैं, जहां पर सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिंदगी बसर करते हैं। दुख होता है मुझे इस बात का कि आज से 10 साल पहले एक बहरूपिया आया, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की और कहा मैं राजनीति को बदलाव लाने के लिए यहां पर आया हूं। और ये जहांगीरपुरी और बादली विधानसभा जो हमेशा कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही, उसने भी उस बहरूपिये को पहचानने में गलती की और पिछले 10 साल पहले केजरीवाल जी की सरकार और केजरीवाल जी के विधायक को चुनने का काम यहां से हुआ। मुझे दुख होता है, ये वो जहांगीरपुरी जो अमन और शांति के लिए जानी जाती थी, उसी समय 10 साल पहले ऐसा बदलाव आया कि जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक दंगे हुए, हमें वो भी दंश झेलना पड़ा। जहांगीरपुरी में जहां हम सब जाति और धर्म के लोग इकट्ठा रहते हैं, वहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश भी और तोड़ी गई इस जहांगीरपुरी में। साथियों, जहांगीरपुरी वो कॉलोनी है जिसमें हम सब मिलकर इकट्ठा रहते थे। आज 10 साल के बाद जहांगीरपुरी जहां पानी को तरसती है, क्योंकि लगातार गंदा पानी हमारे यहां पर सप्लाई किया जाता है, आज बुजुर्ग पेंशन को तरसते हैं, 60 साल के हो जाते हैं लेकिन उनकी पेंशन नहीं लगती। आज जहांगीरपुरी राशन कार्ड में अपने बच्चों का नाम चढ़ाने के लिए परेशान रहती है। और ये वही जहांगीरपुरी आज 10 साल में बना दी जिसमें टूटे रोड है, जिसमें सीवर की पानी की लाइन जाम है और यहां पर हमारे झुग्गी वाले बादली विधानसभा के एक एक झुग्गी वाले इस इंतजार में हैं कि उनको पक्के मकान मिलेंगे। आज कूड़े के पहाड़ से हटने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कितना बड़ा कूड़े का पहाड़ हमारे यहां पर है और उसका आंदोलन आपके इस भाई ने, आपके इस साथी ने, आपके इस बेटे ने मजबूती के साथ उठाया था। शुरुआत जरूर हुई लेकिन आज भी इंतजार है कि कब वो कूड़े का पहाड़ खत्म होगा। आज जो छठघाट हमने बनाए थे, वे भी आज बुरी हालत में हैं। आज ये दिल्ली और ये बादली सार्वजनिक शौचालयों की जो इनकी हालत है हमारे यहां पर, ये हमसे और आपसे छिपी नहीं हुई है। क्या स्टेडियम के हालत हो गए हैं जो हमने अपने समय में बनाए थे, वो भी किसी से छिपे नहीं है। मैं सभी साथियों से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग, जब आपने अपने इस बेटे को चुना था, तो इस बादली को एक बेहतर बादली बनाने की कोशिश हमारी थी और कहीं ना कहीं उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हमने इस बादली को, जहांगीरपुरी को, कभी आपसी सौहार्द खत्म करने के लिए कभी भी मजबूर होना पड़ा, तब भी हम लोग बीच में आपके रहकर आपकी समस्याओं का समाधान